रॉबिन हुड और गाय ऑफ गिस्बोन। महान शूटिंग मैच के बाद काफी समय बीत गया और इस दौरान रॉबिन ने सर रॉबर्ट ली की सलाह का पालन किया, अर्थात अपने आने जाने में कम साहसी होने की सलाह। हालांकि शायद वह अधिक ईमानदार नहीं था, जैसा कि अधिकांश लोग ईमानदारी को मानते हैं। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वह शेरवुड से इतनी दूर न जाए कि वह वहां आसानी से और जल्दी से न पहुंच सके। इस समय में बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे, क्योंकि राजा हेनरी की मृत्यु हो गई थी और राजा रिचर्ड कई कठिन परीक्षणों और रोमांचों के माध्यम से उस ताज पर पहुंचे थे जो रॉबिन हुड के साथ कभी नहीं हुआ था। लेकिन हालांकि बड़े बदलाव हुए, वे शेरवुड की छाया तक नहीं पहुंचे, क्योंकि रॉबिन हुड और उसके लोग शिकार और दावत और गायन और आनंदित जंगल के खेल के साथ पहले की तरह ही खुश रहते थे, क्योंकि दुनिया की बाहरी कोशिशों ने उन्हें बहुत कम परेशान किया। गर्मी के दिन की सुबह ताज़ी और चमकीली थी और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उनका गाना इतना तेज था कि रॉबिन हुड जहां सो रहा था वहां जाग गया, इसलिए वह हिल गया, मुड़ा और उठ खड़ा हुआ। लिटिल जॉन और सभी मौज मस्ती करने वाले लोग भी उठे। फिर जब उन्होंने अपना उपवास तोड़ा तो वे दिन के कामों के लिए इधर उधर निकल पड़े। रॉबिन हुड और लिटिल जॉन जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, जहां चारों तरफ पत्तियां नाच रही थीं और हवा उनके बीच से गुजर रही थी और सूरज की रोशनी टिमटिमा रही थी। रॉबिन हुड ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा करता हूँ, लिटिल जॉन, मेरा खून मेरी नसों में बहता है क्योंकि यह इस खुशनुमा सुबह में बहता है। तुम हमारे रोमांच की तलाश के बारे में क्या कहते हो? हर एक अपने हिसाब से। पूरे दिल से, लिटिल जॉन ने कहा। इस तरह से हमने एक से ज्यादा सुखद काम किए हैं, अच्छे मालिक। यहाँ दो रास्ते हैं, तुम एक को दाएं हाथ ले जाओ और मैं एक को बाएं हाथ ले लूंगा, और फिर हम दोनों सीधे आगे बढ़ेंगे जब तक कि वह किसी न किसी मज़ेदार काम में न पड़ जाए। मुझे तुम्हारी योजना पसंद है, रॉबिन ने कहा, इसलिए हम यहीं विदा लेते हैं। लेकिन देखो, छोटे जॉन, अपने आप को किसी भी तरह की शरारत से दूर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी भी तरह का कोई बुरा असर हो। मैरी, ऊपर आओ, लिटिल जॉन ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा मुश्किलों में फंसने वाली हो। इस पर रॉबिन हुड हंसा। क्यों? सच में, लिटिल जॉन, उसने कहा, तुम्हारा रास्ता बहुत ही गलत और कठोर है, जो तुम्हारी सभी परेशानियों में तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, लेकिन देखते हैं कि आज कौन सबसे अच्छा निकलता है। ऐसा कहते हुए उसने लिटिल जॉन की हथेली पर अपनी हथेली थपथपाई और दोनों अपने रास्ते पर चले गए। पेड़ों ने जल्दी से एक को दूसरे की नज़र से छिपा दिया। रॉबिन हुड आगे बढ़ता रहा और फिर एक चौड़ी जंगल वाली सड़क पर पहुंचा। ऊपर पेड़ों की टहनियां टिमटिमाती पत्तियों से लदी हुई थीं, जहां सूरज की रोशनी से पतले पत्ते थे, वहां सब सुनहरे थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन नर्म और नमीदार थी, जो आश्रय देने वाली छाया से थी। यहाँ इस सुखद जगह पर रॉबिन हुड के साथ सबसे तीखा रोमांच हुआ, क्योंकि जब वह जंगल के रास्ते पर चल रहा था और पक्षियों के गीतों के अलावा कुछ नहीं सोच रहा था, तो वह अचानक एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक आदमी एक चौड़े फैले हुए ओक के पेड़ की छाया के नीचे काई से ढकी जड़ों पर बैठा था। रॉबिन हुड ने देखा कि अजनबी ने उसे नहीं देखा है, इसलिए वह रुक गया और एकदम स्थिर खड़ा रहा, आगे आने से पहले दूसरे को बहुत देर तक देखता रहा। और अजनबी, मैं जानता हूँ, देखने लायक था, क्योंकि रॉबिन ने पेड़ के नीचे बैठे ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। सिर से लेकर पैर तक वह घोड़े की खाल से ढका हुआ था, जिस पर बाल लगे हुए थे। उसके सिर पर एक टोपी थी जो उसके चेहरे को नजरों से छिपा रही थी, और जो घोड़े की खाल से बनी थी, जिसके कान खरगोश की खाल की तरह उभरे हुए थे। उसका शरीर खाल से बनी एक जैकेट में लिपटा हुआ था, और उसके पैर भी उसी तरह बालों वाली खाल से ढके हुए थे। उसकी बगल में एक भारी तलवार और एक तेज, दोधारी खंजर था। उसके कंधों पर चिकने गोल तीरों का एक तरकश लटका हुआ था, और उसका मोटा धनुष उसके बगल के पेड़ पर टिका हुआ था। हेलो, दोस्त, रॉबिन ने आखिरकार आगे आकर कहा, तुम कौन हो जो वहां बैठे हो? और तुम्हारे शरीर पर वह क्या है? मैं कसम खाता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा है। अगर मैंने कोई बुरा काम किया होता या मेरी अंतरात्मा ने मुझे परेशान किया होता, तो मैं तुमसे डरता,
ये सोचकर कि तुम नीचे से कोई संदेश लेकर आए हो जो मुझे सीधे राजा निकोलस के पास आने का आदेश दे रहा है। इस भाषण पर दूसरे ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसने अपने सिर से टोपी को पीछे धकेल दिया और एक सिकुड़ा हुआ माथा, एक नुकीली नाक और एक जोड़ी भयंकर बेचैन काली आंखें दिखाईं, जिन्हें देखते हुए रॉबिन को एक बाज की याद आ गई। लेकिन इसके अलावा अजनबी के चेहरे की रेखाओं और उसके पतले क्रूर मुंह और उसकी आंखों की कठोर चमक में कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी शरीर कांप उठता था। तू कौन है, बदमाश? अंत में उसने ऊंची कठोर आवाज में पूछा। अरे अरे, प्रसन्नचित रॉबिन ने कहा, इतना कड़वा मत बोलो भाई। क्या तुमने आज सुबह सिरका और बिच्छू बूटी खाई है कि तुम्हारी बोली इतनी तीखी है? यदि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं हैं, दूसरे ने उग्रता से कहा, तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूँ, मेरे कार्य भी उनसे मेल खाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें पसंद हैं, तुम प्यारी, सुंदर चीज हो, रॉबिन ने कहा, दूसरे के सामने घास पर बैठते हुए। इसके अलावा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा भाषण इतना मज़ेदार और मनोरंजक है जितना मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना। दूसरे ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसने रॉबिन को एक दुष्ट और भयावह नज़र से देखा, जैसे एक भयंकर कुत्ता किसी व्यक्ति को तब देखता है जब वो उसका गला घोंटने के लिए झपटता है। रॉबिन ने भी बड़ी मासूमियत से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में मुस्कान की एक भी झलक नहीं थी और न ही उसके मुंह के कोनों पर कोई हलचल थी। इसलिए वे एक दूसरे को बहुत देर तक घूरते रहे, जब तक कि अजनबी ने अचानक चुप्पी नहीं तोड़ी। तुम्हारा नाम क्या है, साथी? उसने पूछा। अब रॉबिन ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि मुझे देखकर तुम गूंगा हो जाओगे। जहाँ तक मेरे नाम का सवाल है, ये हो सकता है या वह हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह ज़्यादा उचित है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि तुम इस इलाके में सबसे ज़्यादा अजनबी हो। कृपया मुझे बताओ, प्यारे चक, तुमने अपने सुंदर शरीर पर वह सुंदर पोशाक क्यों पहनी है? इन शब्दों पर दूसरा व्यक्ति एक छोटी, कर्कश आवाज़ में हंस पड़ा। डेमन ओडिन की हड्डियों की कसम, उसने कहा, तुम मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे साहसी व्यक्ति हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें वहीं क्यों नहीं मार देता, जहां तुम बैठे हो, क्योंकि सिर्फ 2 दिन पहले मैंने नॉटिंघम टाउन के पीछे एक आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि उसने मुझसे आधी भी बात नहीं कही थी। मैं ये पोशाक पहनता हूँ, मूर्ख, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, वैसे ही यह एक सामान्य तलवार के वार के खिलाफ स्टील के कोट के बराबर है। जहाँ तक मेरे नाम की बात है, मुझे परवाह नहीं है कि इसे कौन जानता है। ये गिस्बोन का गाय है और तुमने इसे पहले भी सुना होगा। मैं हेयरफोर्डशायर के वुडलैंड्स से आता हूँ, उस तरह के बिशप की ज़मीन पर। मैं एक डाकू हूँ और अपनी जीविका को ऐसे तरीके से चलाता हूँ जिसे अब बताना मुश्किल है। कुछ समय पहले ही बिशप ने मुझे बुलाया था और कहा था कि अगर मैं एक निश्चित काम करूँगा तो नॉटिंघम के शेरिफ से पूछेंगे मेरे बारे में, वो मुझे मुफ्त माफ़ी दिलवा देगा और मुझे 10 पाउंड भी देगा। इसलिए मैं सीधे नॉटिंघम टाउन आ गया और अपने प्यारे शेरिफ को ढूंढ निकाला। और तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझसे क्या चाहता था? क्यों, यहाँ शेरवुड में एक रॉबिन हुड, जो एक डाकू भी है, को ढूंढने और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए आया था। ऐसा लगता है कि उनके पास उस साहसी व्यक्ति का सामना करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, और इसलिए उन्होंने हेयरफोर्डशायर और मेरे पास भेजा, क्योंकि तुम पुरानी कहावत जानते हो, चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को लगाओ। जहाँ तक इस व्यक्ति की हत्या का सवाल है, तो मुझे ज़रा भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं 200 पाउंड के आधे के लिए अपने ही भाई का खून बहा सकता हूँ। रॉबिन ने ये सब सुना और सुनते ही उसकी रूह कांप उठी। वो गिस्बोन के इस आदमी के बारे में अच्छी तरह जानता था और उसने हेयरफोर्डशायर में जो खूनी और जानलेवा काम किए थे, उनके बारे में भी जानता था, क्योंकि उसके काम पूरे देश में मशहूर थे। फिर भी, हालांकि वह उस आदमी की मौजूदगी से ही घृणा करता था, फिर भी उसने अपनी शांति बनाए रखी, क्योंकि उसे एक अंतिम समय में सेवा करनी थी। सच में, उसने कहा, मैंने तुम्हारे अच्छे कामों के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे रॉबिन हुड तुमसे मिलना चाहेगा।
इस पर गाय ऑफ गिस्बोन ने फिर से तीखी हंसी की। क्यों? उसने कहा, ये सोचना मज़ेदार बात है कि रॉबिन हुड जैसे एक मजबूत डाकू का गाय ऑफ गिस्बोन जैसे दूसरे मजबूत डाकू से मिलना। सिर्फ इस मामले में ये रॉबिन हुड के लिए एक बुरी घटना होगी, क्योंकि जिस दिन वह गाय ऑफ गिस्बोन से मिलेगा वह मर जाएगा। लेकिन तुम सज्जन, प्रसन्नचित आत्मा हो, रॉबिन ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद यही रॉबिन हुड उन दोनों में से बेहतर आदमी हो सकता है? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, और कई लोग सोचते हैं कि वो यहाँ के सबसे साहसी लोगों में से एक है। वो यहाँ के लोगों में सबसे ताकतवर हो सकता है, गिस्बोन के गाय ने कहा। फिर भी, मैं तुमसे कहता हूँ, दोस्त, तुम्हारा ये खलिहान दुनिया भर में नहीं है। मैं इस पर अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। मैं दोनों में से बेहतर आदमी हूँ। वह एक डाकू है, बिल्कुल। मैंने सुना है कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी खून नहीं बहाया, सिवाय उस समय के जब वह पहली बार जंगल में आया था। कुछ लोग उसे एक महान तीरंदाज कहते हैं। शादी करो, मैं अपने हाथ में धनुष लेकर साल के सभी दिन उसके खिलाफ खड़ा होने से नहीं डरूंगा। रॉबिन हुड ने कहा, वास्तव में, कुछ लोग उसे महान तीरंदाज कहते हैं, लेकिन नॉटिंघमशायर के लोग लंबे धनुष के साथ प्रसिद्ध हैं। मैं भी, हालांकि इस कला में एक साधारण हाथ हूँ, तुम्हारे साथ मुकाबला करने में डर नहीं सकता। इन शब्दों पर गिस्बोन के गाय ने हैरानी भरी निगाहों से रॉबिन की ओर देखा और फिर जोर से हंसने लगा, जब तक कि जंगल में शोर नहीं मच गया। अब, उसने कहा, तुम मुझसे इस तरह बात करने के लिए एक साहसी व्यक्ति हो। मुझे तुम्हारा इस तरह से मुझसे बात करने का जज्बा पसंद है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करने की हिम्मत कर पाए हैं। माला पहनाओ, बेटा, और मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करके देखूंगा। अरे अरे, रॉबिन ने कहा, यहाँ सिर्फ बच्चे ही मालाओं पर निशाना साधते हैं। मैं तुम्हारे लिए नॉटिंघम का एक अच्छा निशान बनाऊंगा। ये कहते हुए वह उठा और पास ही में एक हेजेल झाड़ी में जाकर उसने एक छड़ी काटी जो एक आदमी के अंगूठे से लगभग दुगुनी मोटाई की थी। इसमें से उसने छाल छीली और उसकी नोक को तेज करके उसे एक बड़े ओक के पेड़ के सामने जमीन में गाड़ दिया। वहां से उसने 80 कदम नापकर उस पेड़ के पास पहुंचा जहां दूसरा बैठा था। वही है, उसने कहा, जिस तरह का निशान नॉटिंघम के लोग बनाते हैं। अब मुझे दिखाओ कि तुम उस छड़ी को कैसे चीरते हो अगर तुम तीरंदाजा हो। तभी गिस्बोन का आदमी उठा। अब आगे बढ़ो, वह चिल्लाया। शैतान भी ऐसा निशाना नहीं लगा सकता। शायद वह कर सकता था और शायद वह नहीं कर सकता था, खुश रॉबिन ने कहा, लेकिन जब तक तुम उस पर निशाना नहीं मारोगे, तब तक हम कभी नहीं जान पाएंगे। इन शब्दों पर गिस्बोन के गाय ने रॉबिन की भौहें सिकोड़कर देखा, लेकिन चूंकि वह अभी भी किसी भी बुरे अर्थ से निर्दोष दिख रहा था, इसलिए उसने अपने शब्दों को दबा लिया और चुपचाप अपना धनुष खींच लिया। उसने 2 बार तीर चलाया, लेकिन दोनों बार उसकी छड़ी पर वार नहीं हुआ। पहली बार वह एक हाथ की चौड़ाई से चूक गई और दूसरी बार वह हथेली की चौड़ाई से चूक गई। रॉबिन हंसता रहा। अब मैं समझ गया, उसने कहा, कि शैतान भी उस निशाने पर नहीं लग सका। अच्छे साथी, अगर तुम धनुष और बाण से बेहतर तलवार चलाने में नहीं हो, तो तुम रॉबिन हुड को कभी नहीं हरा पाओगे। इन शब्दों पर गिस्बोन के गाय ने रॉबिन को क्रूरता से घूरा। उसने कहा, तुम्हारी जुबान बहुत मज़ेदार है, बदमाश, लेकिन ध्यान रखना कि तुम इसे बहुत ज्यादा न चलाओ, नहीं तो मैं इसे तुम्हारे लिए काट डालूंगा। रॉबिन हुड ने अपना धनुष चढ़ाया और बिना एक शब्द बोले अपनी जगह पर बैठ गया, हालांकि उसके दिल की धड़कनें गुस्से और घृणा से कांप रही थीं। उसने 2 बार तीर चलाया। पहली बार छड़ी के 1 इंच के भीतर लगा, दूसरी बार उसे बीच से चीरता हुआ। फिर, दूसरे को बोलने का मौका दिए बिना, उसने अपना धनुष जमीन पर फेंक दिया। देखो, तुम खूनी बदमाश, वह उग्रता से चिल्लाया, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मर्दाना खेलों के बारे में कितना कम जानते हो। और अब दिन के उजाले में आखिरी बार देखो, क्योंकि अच्छी धरती को तुमने बहुत समय तक दूषित किया है, हे दुष्ट जानवर। आज, हमारी लेडी की इच्छा से, तुम मर जाओ। मैं रॉबिन हुड हूँ। इतना कहते हुए, उसने अपनी चमकदार तलवार सूरज की रोशनी में चमकाई। कुछ समय तक गिस्बोन का आदमी रॉबिन को ऐसे देखता रहा मानो वह बुद्धिहीन हो,
लेकिन जल्दी ही उसका आश्चर्य उग्र क्रोध में बदल गया। क्या तुम वाकई रॉबिन हुड हो? वह चिल्लाया। अब मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ, बेचारे। अपने आप को सिकोड़ लो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगा तो तुम्हारे पास सिकोड़ने का समय नहीं होगा। इतना कहते हुए उसने अपनी तलवार भी खींच ली, और अब वह भयंकर लड़ाई शुरू हुई जो शेरवुड ने कभी देखी थी, क्योंकि हर आदमी जानता था कि या तो उसे या दूसरे को मरना ही है, और इस लड़ाई में कोई दया नहीं होनी चाहिए। वे ऊपर नीचे लड़ते रहे, जब तक कि सारी मीठी हरी घास उनकी एड़ियों के नीचे कुचल नहीं गई। एक से अधिक बार रॉबिन हुड की तलवार की नोक ने मांस की कोमलता को महसूस किया, और जल्द ही जमीन पर चमकीली लाल बूंदें गिरने लगीं, हालांकि उनमें से एक भी रॉबिन की नसों से नहीं आई थी। अंत में गिस्बोन के लड़के ने रॉबिन हुड पर एक भयंकर और घातक वार किया, जिससे वह हल्के से पीछे हट गया, लेकिन इस तरह से उछलने में उसकी एड़ी एक जड़ में फंस गई और वह अपनी पीठ पर जोर से गिर गया। अब पवित्र मैरी, मेरी सहायता करो, उसने बड़बड़ाया, जब दूसरा उस पर कूदा। उसके चेहरे पर गुस्से की मुस्कान थी। गिस्बोन के लड़के ने अपनी बड़ी तलवार से दूसरे पर वार किया, लेकिन रॉबिन ने अपने नंगे हाथ से ब्लेड को पकड़ लिया, और हालांकि इसने उसकी हथेली को काट दिया, उसने ब्लेड को इस तरह से मोड़ दिया कि वह उसके बगल में जमीन में गहराई तक धंस गई। फिर, इससे पहले कि कोई और वार किया जा सके, वह अपने पैरों पर कूद पड़ा। उसके हाथ में उसकी अच्छी तलवार थी, और अब गिस्बोन के लड़के के दिल पर निराशा का एक काला बादल छा गया, और वह एक घायल बाज की तरह अपने चारों ओर बेतहाशा देखने लगा। ये देखकर कि उसकी ताकत उससे जा रही है, रॉबिन आगे बढ़ा और एक फ्लैश की तरह तलवार की भुजा के नीचे एक पीछे से वार किया। गिस्बोन के लड़के की मुट्ठी से तलवार नीचे गिर गई, और वार से वह लड़खड़ा गया, और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, रॉबिन की तलवार उसके शरीर के आर पार हो गई। वह अपनी एड़ी पर घूम गया, और एक तीखी, जंगली चीख के साथ अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए हरे घास पर अपने चेहरे के बल गिर गया। फिर रॉबिन हुड ने अपनी तलवार पोंछी और उसे वापस म्यान में डाल दिया, और जहां गिस्बोन का आदमी लेटा था, वहां आकर वह उसके ऊपर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, और इस दौरान खुद से बातें करता रहा। ये पहला आदमी है जिसे मैंने अपनी जवानी के दिनों में राजा के वनपाल को गोली मारने के बाद मारा है। मैं कई बार उस पहली जान के बारे में सोचकर दुखी हो जाता हूँ, लेकिन इस पर मैं उतना ही खुश हूँ जितना कि मैंने एक जंगली सुआ को मारा था जिसने एक सुंदर देश को बर्बाद कर दिया था। चूंकि नॉटिंघम के शेरिफ ने मेरे खिलाफ ऐसे व्यक्ति को भेजा है, इसलिए मैं उस व्यक्ति की पोशाक पहनूंगा और ये देखने के लिए निकलूंगा कि क्या मैं उसकी पूजा नहीं कर सकता, और शायद इस कारण से उसका कुछ कर्ज चुका सकूं। ऐसा कहते हुए रॉबिन हुड ने मृत व्यक्ति के बालों वाले कपड़े उतारे और उन्हें अपने ऊपर पहन लिया। वे सभी खून से लथपथ थे। फिर दूसरे की तलवार और खंजर को अपने शरीर के चारों ओर बांधा और अपने हाथ में अपनी तलवार और खंजर को ले लिया। साथ ही दो धनुषों के साथ उसने अपने चेहरे पर घोड़े की खाल का कोट खींचा, ताकि कोई भी ये न पहचान सके कि वह कौन है, और जंगल से निकलकर अपने कदम पूर्व दिशा और नॉटिंघम शहर की ओर मोड़ दिए। जैसे ही वह देश की सड़कों पर आगे बढ़ा, पुरुष, महिलाएं और बच्चे उससे छिप गए, क्योंकि गाय ऑफ गिस्बोन के नाम और उसके कामों का आतंक दूर दूर तक फैल गया था। और अब आइए देखें कि जब ये सब हो रहा था तो लिटिल जॉन पर क्या बीती। लिटिल जॉन जंगल के रास्तों से चलता हुआ जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच गया, जहां जगह जगह जौ, मकई या हरी घास के मैदान धूप में मुस्कुरा रहे थे। इसलिए वह मुख्य सड़क पर पहुंच गया और वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके पीछे मुड़े हुए केकड़े के पेड़ों के झुंड के पीछे फूल थे। यहाँ वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने किसी दुखी व्यक्ति की आवाज़ सुनी है। उसने ध्यान से सुना और पाया कि यह आवाज़ झोपड़ी से आ रही थी, इसलिए अपने कदमों को उस ओर मोड़ते हुए उसने विकेट को धक्का दिया और उस जगह में प्रवेश किया। वहां उसने एक भूरे बालों वाली महिला को एक ठंडे चूल्हे के पास बैठे देखा, जो खुद को आगे पीछे हिला रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। अब लिटिल जॉन के दिल में दूसरों के दुखों के लिए एक कोमल भावना थी, इसलिए बूढ़ी औरत के पास आकर और उसके कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए उसने उसे सांत्वना भरे शब्द कहे, उसे हिम्मत बंधाने और उसे अपनी परेशानियां बताने को कहा,
ताकि शायद वह उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए कुछ कर सके। ये सब सुनकर उस अच्छी महिला ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसके दयालु शब्दों ने उसे कुछ हद तक शांत किया, इसलिए थोड़ी देर बाद उसने उसे वह सब बता दिया जो उसके मन में था। कि उस सुबह उसके पास नॉटिंगमशायर में जितने सुंदर, लंबे बेटे थे, उतने ही उसके पास थे, लेकिन अब वे उससे छीन लिए गए थे और उन्हें तुरंत फांसी पर लटका दिया जाना था। कि उनके साथ हुई घटना के कारण उसका सबसे बड़ा लड़का पिछली रात जंगल में गया था और उसने चांदनी में एक हिरन को मार डाला था। कि राजा के रेंजरों ने घास पर खून का पीछा किया था जब तक वे उसकी झोपड़ी तक नहीं पहुंचे और वहां अलमारी में हिरन का मांस पाया। चूंकि छोटे बेटों में से कोई भी अपने भाई को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वनपाल तीनों को ले गए थे। बावजूद इसके कि बड़े बेटे ने कहा था कि अकेले उसी ने हिरन को मारा था। जब वे जा रहे थे, उसने वनपालों को आपस में बात करते हुए सुना था कि शेरिफ ने शपथ ली थी कि वह हाल ही में हो रहे हिरनों के बड़े पैमाने पर वध को रोक देगा तथा वहां पकड़े गए पहले बदमाश को सबसे नजदीकी पेड़ पर लटका देगा और वे तीनों युवकों को नॉटिंघम टाउन के पास किंग्स हेड इन में ले जाएंगे, जहां शेरिफ उस दिन रह रहा था। वहां वह उस व्यक्ति के लौटने का इंतजार कर रहा था जिसे उसने रॉबिनहुड की तलाश में शेरवुड में भेजा था। लिटिल जॉन ये सब सुन रहा था, बीच बीच में उदास होकर अपना सिर हिला रहा था। अफसोस, उसने कहा, जब अच्छी महिला ने अपना भाषण समाप्त किया, ये वास्तव में एक बुरा मामला है। लेकिन ये कौन है जो रॉबिनहुड के पीछे शेरवुड में जाता है और वह उसे खोजने क्यों जाता है? लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि रॉबिनहुड हमें सलाह देने के लिए यहाँ होता। फिर भी, अगर हम तुम्हारे 3 बेटों की जान बचाना चाहते हैं, तो उसे इस समय बुलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई ऐसा कपड़ा है जिसे मैं इन लिंकन हरे रंग के कपड़ों के स्थान पर पहन सकूं? अगर हमारा मोटा शेरिफ मुझे बिना भेष के पकड़ लेता है, तो मैं तुम्हारे बेटों से भी जल्दी भाग जाऊंगा, मैं तुम्हें बता दूं, महिला। फिर बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि उसके घर में उसके अच्छे पति के कुछ कपड़े हैं, जिनकी मृत्यु सिर्फ 2 साल पहले हुई थी। वो इन्हें लिटिल जॉन के पास ले गई, जिसने लिंकन ग्रीन की अपनी पोशाक उतारकर उसकी जगह पर ये कपड़े पहन लिए। फिर बिना तराशे ऊन से एक विग और नकली दाढ़ी बनाकर उसने अपने भूरे बालों और दाढ़ी को ढाक लिया और बूढ़े किसान की एक बड़ी लंबी टोपी पहन ली। उसने एक हाथ में अपनी छड़ी और दूसरे हाथ में अपना धनुष लिया और पूरी तेजी से उस जगह की ओर चल पड़ा जहां शेरिफ ने अपनी सराय ले रखी थी। नॉटिंघम टाउन से 1 मील या उससे ज्यादा दूर और शेरवुड फॉरेस्ट की दक्षिणी सीमाओं से ज्यादा दूर नहीं, किंग्स हेड के चिन्ह वाली एक आरामदायक सराय थी। इस चमकदार सुबह में यहाँ काफी हलचल थी, क्योंकि शेरिफ और उसके 20 आदमी यहाँ आकर जंगल से गाय ऑफ गिस्बोन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। रसोई में खाना पकाने की बहुत ज्यादा हलचल और शोरगुल हो रहा था और तहखाने में शराब के केग और बियर के बैरल की तेज आवाज और खटखटाहट हो रही थी। शेरिफ अंदर बैठा था और जगह में मौजूद सबसे बढ़िया चीजों का मजा ले रहा था और शेरिफ के आदमी दरवाजे के सामने बेंच पर बैठे शराब पी रहे थे या चौड़े चौड़े ओक के पेड़ों की छाया में लेटकर बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। चारों तरफ घोड़े खड़े थे, पैरों की तेज आवाज और पूंछों की तेज आवाज के साथ। राजा के रेंजर इस सराय में आए और विधवा के 3 बेटों को अपने आगे आगे ले जा रहे थे। तीनों युवकों के हाथ उनकी पीठ के पीछे कसकर बांध दिए गए थे और गर्दन से गर्दन तक एक रस्सी से उन्हें एक साथ बांध दिया गया था। इसलिए उन्हें उस कमरे में ले जाया गया जहां शेरिफ भोजन कर रहा था और वे उसके सामने कांपते हुए खड़े थे, जबकि शेरिफ उन पर सख्ती से नजर रख रहा था। तो उसने ऊंची ऊंची क्रोधित आवाज में कहा, तुम राजा के हिरन का शिकार कर रहे थे, है न? अब मैं आज ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम तीनों को उसी तरह फांसी पर लटका दूंगा जैसे एक किसान खेत से कौओं को डराने के लिए 3 कौओं को लटकाता है। नॉटिंघम का हमारा सुंदर काउंटी बहुत समय से तुम जैसे शरारती बदमाशों के लिए प्रजनन स्थल रहा है। मैंने कई सालों तक इन चीजों को सहन किया है, लेकिन अब मैं इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और तुमसे शुरुआत करूंगा। फिर एक बेचारे ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला,
लेकिन शेरिफ ने उसे ऊंची आवाज में डांटा और चुप रहने को कहा और रेंजरों से कहा कि जब तक वह अपना खाना खत्म न कर ले और उनसे संबंधित मामलों पर ध्यान न दे तब तक उन्हें ले जाएं। इसलिए तीनों बेचारे युवकों को बाहर ले जाया गया, जहां वे सिर झुकाए और निराश मन से खड़े रहे, जब तक कि थोड़ी देर बाद शेरिफ बाहर नहीं आया। फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, इन तीनों बदमाशों को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं ऐसा न हो कि वे इस अच्छे सराय में दुर्भाग्य पैदा कर दें। हम उन्हें जंगल के उस इलाके में ले जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें शेरवुड के पेड़ों पर ही फांसी पर लटकाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ के उन दुष्ट अपराधियों को दिखा सकूं कि अगर मैं कभी उन पर हाथ डालने का सौभाग्य प्राप्त कर लूं तो वे मुझसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसके सैनिक भी उसी तरह से सवार हुए और वे सब मिलकर उस जंगल की पट्टी की ओर चल पड़े जिसके बारे में उसने कहा था। बेचारे युवक उनके बीच में चल रहे थे और रेंजर्स उनकी रखवाली कर रहे थे। इसलिए वे आखिरकार उस जगह पर पहुंचे और यहाँ तीनों के गले में फंदे डाले गए थे और रस्सियों के सिरे वहां खड़े एक बड़े ओक के पेड़ की शाखा पर फेंके गए थे। फिर तीनों युवक घुटनों के बल गिर पड़े और जोर से शेरिफ से दया की भीख मांगने लगे, लेकिन नॉटिंघम का शेरिफ तिरस्कारपूर्वक हंसा। अब उसने कहा, मैं चाहता हूं कि यहाँ एक पुजारी हो जो तुम्हें श्राप दे, लेकिन चूंकि कोई भी निकट नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने सारे पापों को अपनी पीठ पर लादकर अपनी यात्रा करनी होगी और सेंट पीटर पर भरोसा करना होगा कि वह तुम्हें स्वर्ग के द्वार से शहर में 3 फेरी वालों की तरह जाने देगा। इस बीच जब ये सब आगे बढ़ रहा था, एक बूढ़ा आदमी पास आया और अपनी लाठी पर झुककर खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह से घुंघराले और सफ़ेद थे और उसकी पीठ पर एक यू का धनुष था जो उसके लिए खींचने के लिए बहुत मजबूत लग रहा था। जैसे ही शेरिफ ने अपने आदमियों को तीनों युवकों को ओक के पेड़ से बांधने का आदेश देने से पहले चारों ओर देखा, उसकी नज़र इस अजीब बूढ़े आदमी पर पड़ी। फिर उसके पुजारी ने उसे इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ पिता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसलिए लिटिल जॉन, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वह था, आगे आया और शेरिफ ने उसे देखा, ये सोचकर कि उसके सामने वाले चेहरे पर कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना सा लग रहा था। अब कैसे? उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तुम्हारा नाम क्या हो सकता है पिता? कृपया पूज्यवर, लिटिल जॉन ने एक बूढ़े आदमी की तरह फटी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम गाइल्स हॉबल है, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। गाइल्स हॉबल, शेरिफ ने खुद से कहा, अपने दिमाग में आए नामों को पलटते हुए ताकि इस नाम से मेल खाने वाला कोई नाम ढूंढ सके। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम इस सुबह 6 पेंस कमाने का इरादा रखते हो? हाँ, शादी कर लो, लिटिल जॉन ने कहा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 6 पेंस बर्बाद कर दूं और मैं इसे ईमानदारी से कमा सकता हूँ। आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? क्यों ये? शेरिफ ने कहा, यहाँ 3 आदमी हैं जिन्हें सबसे बुरी तरह से फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए जितनी मैंने कभी नहीं देखी। अगर तुम उन्हें फांसी पर लटका दोगे तो मैं तुम्हें उनके लिए 2 पैसे दूंगा। मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे सैनिक जल्लाद बन जाएं। क्या तुम अपना हाथ आजमाओगे? सचमुच? लिटिल जॉन ने बूढ़े आदमी की आवाज़ में कहा, मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन एक 6 पेंस इतनी आसानी से कमाया जा सकता है कि मैं भी इसे किसी और की तरह ले सकता हूँ। लेकिन आपकी पूजा, क्या ये शरारती लोग सिकुड़ गए हैं? नहीं, शेरिफ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इस काम को भी कर सकते हो। लेकिन जल्दी करो, मैं विनती करता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी सराय में वापस पहुँचना चाहता हूँ। इसलिए लिटिल जॉन वहां आया जहां तीनों युवक कांपते हुए खड़े थे और अपना चेहरा पहले वाले के गाल पर रखते हुए मानो वह उसकी बात सुन रहा हो। उसने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, भाई, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे बंधन कट गए हैं, तब चुपचाप खड़े रहो, लेकिन जब तुम मुझे अपने सिर और चेहरे से ऊनी विग और दाढ़ी उतारते हुए देखो, तो अपनी गर्दन से फंदा उतार दो और जंगल की ओर भाग जाओ। फिर उसने चालाकी से उस युवक के हाथ बांधने वाली रस्सी काट दी। वह अपनी ओर से ऐसे स्थिर खड़ा रहा मानो वह अभी भी बंधा हुआ हो।
फिर वह दूसरे साथी के पास गया और उससे भी उसी तरह बात की और उसके बंधन भी काट दिए। उसने तीसरे के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन इतनी चालाकी से कि शेरिफ, जो अपने घोड़े पर बैठा हंस रहा था, न तो समझ पाया कि क्या हो रहा है, न ही उसके आदमी। फिर लिटिल जॉन शेरिफ की ओर मुड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, क्या आप मुझे धनुष पर डोरी चढ़ाने की अनुमति देंगे? मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जब वे धनुष पर तीर चला रहे हों। मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ, शेरिफ ने कहा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम अपने कामों में जल्दी करो। लिटिल जॉन ने अपने धनुष की नोक को अपने पैर के तलवे पर रखा और इतनी कुशलता से हथियार को खींचा कि सभी को एक बूढ़े व्यक्ति को इतना मजबूत देखकर आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपने तरकश से एक अच्छा चिकना तीर निकाला और उसे डोरी में लगाया। फिर चारों ओर देखने के बाद कि उसके पीछे रास्ता साफ है, उसने अचानक अपने सिर और चेहरे से ऊन हटा दी और जोरदार आवाज में चिल्लाया, भागो! एक पल की तरह तीनों युवकों ने अपनी गर्दन से फंदे फेंके और धनुष से तीर की गति के साथ खुले जंगल में भाग गए। लिटिल जॉन भी एक ग्रेहाउंड की तरह छिपने की जगह की ओर भागा, जबकि शेरिफ और उसके आदमी अचानक हुई इस हरकत से हैरान होकर उसे देख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि योमन दूर जाता, शेरिफ ने खुद को जगाया। उसके पीछे उसने जोरदार आवाज में दहाड़ लगाई, क्योंकि अब वह जानता था कि वो किससे बात कर रहा था, और उसे आश्चर्य हुआ कि वो उसे पहले क्यों नहीं जानता था। लिटिल जॉन ने शेरिफ की बातें सुनी और देखा कि वह जंगल में पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता। इससे पहले कि वे उस पर हमला कर दें, वह रुक गया और अचानक मुड़ गया, अपने धनुष को इस तरह पकड़ लिया जैसे कि वह गोली चलाने वाला हो। पीछे हटो! वह गुस्से से चिल्लाया। पहला आदमी जो 1 फुट आगे आएगा या धनुष की डोरी को उंगली से छुएगा, मर जाएगा। इन शब्दों पर शेरिफ के आदमी एकदम शांत खड़े हो गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि लिटिल जॉन अपने वचन के अनुसार ही चलेगा और उसकी अवज्ञा करने का मतलब मौत है। व्यर्थ में शेरिफ उन पर दहाड़ता रहा, उन्हें काय कहता रहा और उन्हें एक साथ आगे बढ़ने के लिए उकसाता रहा। वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, बल्कि लिटिल जॉन को देखते रहे, जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था, अपनी निगाहें उन पर टिकाए हुए। लेकिन जब शेरिफ ने अपने दुश्मन को इस तरह अपनी उंगलियों के बीच से फिसलते देखा, तो वह गुस्से से पागल हो गया, इतना कि उसका सिर घूमने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया। फिर अचानक उसने अपने घोड़े का सिर घुमाया और उसके स्पर को उसके किनारों में दबाते हुए उसने जोर से चिल्लाया और अपने रकाब में उठकर हवा की तरह लिटिल जॉन पर टूट पड़ा। फिर लिटिल जॉन ने अपना घातक धनुष उठाया और भूरे हंस के पंख को अपने गाल पर खींचा। लेकिन उसके लिए अफसोस, क्योंकि इससे पहले कि वह तीर को छोड़ पाता, वह अच्छा धनुष जिसने इतने लंबे समय तक उसकी सेवा की थी, उसके हाथों में फट गया और तीर उसके पैरों पर गिर गया। ये देखकर कि क्या हुआ था, शेरिफ के आदमियों ने चिल्लाया और अपने मालिक का पीछा करते हुए लिटिल जॉन पर हमला किया। लेकिन शेरिफ दूसरों से आगे था और इसलिए जंगल की शरण में पहुंचने से पहले ही योमन को पकड़ लिया। फिर आगे झुककर उसने एक जोरदार वार किया। लिटिल जॉन झुक गया और शेरिफ की तलवार उसके हाथ में घूम गई, लेकिन ब्लेड का सपाट हिस्सा दूसरे के सिर पर लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मैं बहुत खुश हूँ, शेरिफ ने कहा, जब लोग ऊपर आए और उन्होंने पाया कि लिटिल जॉन मरा नहीं है, कि मैंने इस आदमी को जल्दबाजी में नहीं मारा है। मैं उसे इस तरह मरने देने के बजाय 500 पाउंड खोना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि उसे फांसी दी जाए, जैसा कि ऐसे दुष्ट चोर को होना चाहिए। जाओ, वहां के फव्वारे से थोड़ा पानी ले आओ, विलियम, और उसके सिर पर डालो। आदमी ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया, और कुछ ही देर में लिटिल जॉन ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर देखा। वह झटके के कारण स्तब्ध और भ्रमित था। फिर उन्होंने उसके हाथ पीछे बांध दिए और उसे उठाकर एक घोड़े की पीठ पर बिठा दिया, उसका चेहरा घोड़े की पूंछ की ओर और पैर घोड़े के पेट के नीचे बांध दिए। इस तरह वे उसे वापस किंग्स हेड इन में ले गए, हंसते हंसते और आनंदित होते हुए। लेकिन इस बीच विधवा के 3 बेटे सुरक्षित निकल गए थे और जंगल में छिप गए थे। एक बार फिर नॉटिंघम का शेरिफ किंग्स हेड इन में बैठा था। उसका दिल खुशी से झूम उठा,
क्योंकि आखिरकार उसने वह कर दिखाया था जो वह सालों से करना चाहता था, लिटिल जॉन को बंदी बना लिया। उसने खुद से कहा, कल इसी समय बदमाश नॉटिंघम टाउन के बड़े गेट के सामने फांसी के पेड़ पर लटकेगा और इस तरह मैं उससे अपना पुराना हिसाब बराबर कर लूंगा। इतना कहते हुए उसने कैनरी का एक गहरा घूंट पी लिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे शेरिफ ने शराब के साथ एक विचार निगल लिया था, क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से प्याला नीचे रख दिया। अब उसने खुद से कहा, मैं 1000 पाउंड के लिए भी इस आदमी को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दूंगा। फिर भी अगर उसका मालिक गिस्बोन के उस बुरे आदमी से बच निकलता है तो कोई नहीं जानता कि वह क्या कर सकता है, क्योंकि वह पूरी दुनिया का सबसे चालाक बदमाश है, यही रॉबिन हुड। मुझे लगता है कि इस आदमी को फांसी देने के लिए कल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और सराय से बाहर निकलकर अपने आदमियों को बुलाया। उसने कहा, मैं इस बदमाश की फांसी का अब और इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि यह तुरंत किया जाएगा, और वह भी उसी पेड़ से जहां से उसने उन 3 युवा बदमाशों को कानून और उनके बीच में आकर बचाया था। इसलिए तुम लोग तुरंत तैयार हो जाओ। फिर एक बार उन्होंने लिटिल जॉन को घोड़े पर बिठाया। उसका चेहरा पूंछ की ओर था और इस तरह एक घोड़े को आगे करके जिस पर वह बैठा था और दूसरे उसके चारों ओर सवार होकर वे उस पेड़ की ओर आगे बढ़े जिसकी शाखाओं से उन्होंने शिकारियों को फांसी देने का सोचा था। वे सड़क पर झंझनाते हुए आगे बढ़े जब तक कि वे पेड़ के पास नहीं पहुंच गए। यहाँ एक आदमी ने अचानक शेरिफ से बात की। आपका आदर, उसने चिल्लाया, क्या वह आदमी हमारे पास नहीं आ रहा है, जो गिस्बोन का वही आदमी है जिसे आपने रॉबिन हुड की तलाश में जंगल में भेजा था। इन शब्दों पर शेरिफ ने अपनी आंखें मूंद ली और उत्सुकता से देखा। क्यों? निश्चित रूप से, उसने कहा, वह आदमी वही है। अब भगवान करे कि उसने महाचोर को मार डाला है, जैसे हम अभी उस आदमी को मार डालेंगे। जब लिटिल जॉन ने ये भाषण सुना तो उसने ऊपर देखा और तुरंत उसका हृदय टूट गया, क्योंकि न केवल उस आदमी के कपड़े खून से सने हुए थे, बल्कि उसने रॉबिन हुड का बिगुलहॉर्न पहना हुआ था और अपने पास धनुष और तलवार रखी हुई थी। अब क्या हुआ? शेरिफ चिल्लाया, जब रॉबिन हुड, गाय ऑफ गिस्बोन के कपड़े पहने हुए, उनके पास आया। जंगल में तुम्हारा क्या दुर्भाग्य हुआ? क्यों यार, तुम्हारे कपड़े खून से सने हुए हैं। अगर तुम्हें मेरे कपड़े पसंद नहीं हैं, रॉबिन ने गिस्बोन के गाय जैसी कठोर आवाज में कहा, तो तुम अपनी आंखें बंद कर सकती हो। मैरी, मुझ पर जो खून है वो उस सबसे बुरे अपराधी का है जिसने कभी जंगल में कदम रखा था और जिसे मैंने आज मार डाला है, हालांकि खुद को घायल किए बिना नहीं। तभी लिटिल जॉन ने शेरिफ के हाथों में पड़ने के बाद पहली बार कहा, ओ तुम नीच, खूनी बदमाश, मैं तुम्हें जानता हूँ, गिस्बोन के लड़के। ऐसा कौन है जिसने तुम्हारे बारे में नहीं सुना और तुम्हारे खून और लूटपाट के घृणित कामों के लिए तुम्हें कोसा नहीं? क्या तुम्हारे जैसे हाथों से ही कभी धड़कता हुआ सबसे कोमल हृदय मौत में शांत हो गया? सच में तुम नॉटिंघम के इस कायर शेरिफ के लिए एक उपयुक्त हथियार हो। अब मैं खुशी से मरता हूँ और मुझे परवाह नहीं कि मैं कैसे मरता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जीवन कुछ भी नहीं है। लिटिल जॉन ने ऐसा कहा, नमकीन आंसू उसके भूरे गालों पर लुढ़क रहे थे। लेकिन नॉटिंघम के शेरिफ ने खुशी से ताली बजाई। अब गिस्बोन के लड़के, वह चिल्लाया, अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है, तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा दिन होगा जो तुमने अपने पूरे जीवन में किया है। मैंने जो तुमसे कहा है वह सच है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रॉबिन ने अभी भी गाय ऑफ गिस्बोन की आवाज में कहा। देखो, क्या ये रॉबिन हुड की तलवार नहीं है, और क्या यह उसका अच्छा युद्ध धनुष नहीं है, और क्या यह उसका बिगुलहॉर्न नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि उसने अपनी मर्जी से उन्हें गाय ऑफ गिस्बोन को दे दिया होगा? फिर शेरिफ खुशी से जोर से हंसा। यह एक अच्छा दिन है, वह चिल्लाया। महान डाकू मर गया और उसका दाहिना हाथ मेरे हाथों में है। गिस्बोन के आदमी, तुम मुझसे जो चाहो पूछो और वह तुम्हारा है। तो फिर मैं तुमसे यही मांगता हूँ, रॉबिन ने कहा। जैसा कि मैंने मालिक को मार डाला है, अब मैं उस आदमी को भी मार डालूंगा। इस आदमी की जान मेरे हाथों में सौंप दो, सर शेरिफ। अब तुम मूर्ख हो, शेरिफ चिल्लाया।
अगर तुम मांगते तो तुम्हें एक शूरवीर की फिरौती के बराबर पैसे मिल सकते थे। मैं इस आदमी को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया है, तुम उसे पाओगे। मैं तुम्हारे उपहार के लिए दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, रॉबिन ने कहा। इस बदमाश को घोड़े से उतारो और उसे उस पेड़ के सहारे टिका दो, जबकि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम एक सुअर को कैसे पकड़ते हैं जहाँ से मैं आया हूँ। इन शब्दों पर शेरिफ के कुछ आदमियों ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि लिटिल जॉन को फांसी दी जाएगी या नहीं, लेकिन वे उसे बेरहमी से कत्ल होते देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन शेरिफ ने उन्हें ऊंची आवाज में बुलाया और आदेश दिया कि वे ह्यूमन को घोड़े से उतारें और उसे पेड़ के सहारे टिका दें, जैसा कि दूसरे ने कहा था। जब वे ऐसा कर रहे थे, रॉबिनहुड ने अपना धनुष और गाय ऑफ गिस्बोन का धनुष दोनों ही तान दिए, हालांकि उनमें से किसी ने भी उसके ऐसा करने पर ध्यान नहीं दिया। फिर जब लिटिल जॉन पेड़ के पास खड़ा हुआ, तो उसने गाय ऑफ गिस्बोन का तीखा, दोधारी खंजर निकाला। पीछे हटो, पीछे हटो, वह चिल्लाया। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतनी भीड़ लगाओगे, तुम अशिष्ट दुष्ट? पीछे हटो, मैं कहता हूँ। और भी आगे। इसलिए वे पीछे हट गए, जैसा कि उसने आदेश दिया। उनमें से कई ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, ताकि वे यह न देख सके कि क्या होने वाला था। आओ, लिटिल जॉन चिल्लाया, यह मेरा स्तन है। यह उचित है कि जिस हाथ ने मेरे प्यारे स्वामी को मारा, वही मुझे भी काट दे। मैं तुम्हें जानता हूँ, गिस्बोन के लड़के। शांति, लिटिल जॉन, रॉबिन ने धीमी आवाज में कहा। तुमने 2 बार कहा है कि तुम मुझे जानते हो, और फिर भी तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। क्या तुम मुझे इस जंगली जानवर की खाल के नीचे नहीं बता सकते? वहाँ, तुम्हारे ठीक सामने, मेरा धनुष और तीर और मेरी तलवार पड़ी है। जब मैं तुम्हारे बंधन काट दूं, तो उन्हें ले लेना। अभी, जल्दी से उन्हें ले लो। ऐसा कहते हुए, उसने बंधन काट दिए, और लिटिल जॉन, पलक झपकते ही आगे बढ़ा और धनुष, तीर और तलवार को पकड़ लिया। उसी समय रॉबिनहुड ने अपने चेहरे से घोड़े की खाल का आवरण हटा दिया और गिस्बोन के गाय के धनुष को मोड़ दिया, जिसमें एक तीक्ष्ण, कांटेदार तीर डोरी पर लगा हुआ था। पीछे हटो, उसने सख्ती से चिल्लाया। जो पहला आदमी धनुष की डोरी को छूता है, वह मर जाता है। मैंने तुम्हारे आदमी को मार डाला है, शेरिफ, ध्यान रखना कि अब तुम्हारी बारी न हो। फिर, ये देखकर कि लिटिल जॉन ने हथियार तैयार कर लिए हैं, उसने अपने बिगुल के सींग को होठों पर लगाया और जोर से तथा तीखी आवाज में 3 फूंकें मारी। अब जब नॉटिंघम के शेरिफ ने देखा कि गाय ऑफ गिस्बोन के हुड के नीचे किसका चेहरा है, और जब उसने अपने कानों में बिगुल की धुनें सुनी, तो उसे लगा कि उसका समय आ गया है। रॉबिनहुड, उसने दहाड़ लगाई और बिना एक और शब्द कहे उसने अपने घोड़े को सड़क पर घुमाया और धूल के बादल में चला गया। शेरिफ के आदमियों ने अपने मालिक को इस तरह अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि अब और देर करना उनका काम नहीं है, इसलिए अपने घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए वे भी उसके पीछे भागे। लेकिन नॉटिंघम का शेरिफ भले ही तेज चल रहा था, लेकिन वह कपड़े के तीर से आगे नहीं निकल सका। लिटिल जॉन ने चिल्लाते हुए अपने धनुष की डोरी को घुमाया, और जब शेरिफ पूरी गति से नॉटिंघम टाउन के गेट से अंदर घुसा, तो उसके पीछे एक भूरे रंग का हंस का शाफ्ट निकला, जैसे एक पंख वाली चिड़िया की पूंछ में पंख हो। 1 महीने तक बेचारा शेरिफ सिर्फ सबसे मुलायम गेंदों पर बैठ सकता था जो उसके लिए मिल सकते थे। इस प्रकार शेरिफ और उसके 20 आदमी रॉबिनहुड और लिटिल जॉन से भाग गए। जब विल स्टटली और 1 दर्जन से अधिक तगड़े योद्धा छिपकर बाहर निकले, तो उन्हें अपने मालिक के शत्रुओं का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि शेरिफ और उसके आदमी दूर दूर तक भाग रहे थे और एक छोटे तूफान की तरह धूल के बादल में छिप गए। फिर वे सभी एक बार फिर जंगल में वापस चले गए, जहां उन्हें विधवा के 3 बेटे मिले, जो लिटिल जॉन के पास दौड़े और उसके हाथ चूमे। लेकिन अब जंगल में खुलेआम घूमना उनके लिए ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने वादा किया कि जब वे जाकर अपनी मां को अपने भागने के बारे में बताएंगे, तो वे उस रात हरे पेड़ के पास आएंगे और उसके बाद से गिरोह के सदस्य बन जाएंगे।